नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज वापस से अपने जो क्वेश्चन की सीरीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्कूल व्याख्याता कि आपकी जो पीजी वाला सिलेबस है उसके अंदर कुछ टूल एंड टेक्निक्स का जो पोर्शन है वो दिया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स है डेली जो बोल रहे थे कि कुछ टेक्निक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराएं, क्योंकि पीजी की बुक आपने पढ़ी होगी तो उसी के अंदर से ये कंटेंट है और उसी में से क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच टूल, अब आप ये कमेंट मत करना कि इसमें इंग्लिश के अंदर है, क्योंकि हिंदी में अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। वह टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट, अलग करने के लिए, कंपोनेंट, यौगिकों को अलग करने के लिए काम आती हो, ऑन देयर डेंसिटी, उनके घनत्व के आधार पर जो टेक्निक काम आती हो किसी पदार्थों को अलग करने के लिए, स्पाइनिंग सैंपल एट हाई स्पीड, घुमाकर, किसी हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करके या घुमाकर किसी पदार्थों को उनके घनत्व के आधार पर यदि आप सेपरेट करते हो तो वह टेक्निक क्या कहलाती है। तो यह टेक्निक जो है वो क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूज कहलाती है। सभी को पता है अपने को ये टेक्निक क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूज कहलाती है। अब सेंट्रीफ्यूज से संबंधित कुछ टर्म्स अपन देखेंगे यहाँ पर। जैसे सेंट्रीफ्यूज, पहली बात तो इन्वेंटेड, कि इसकी जो आविष्कार है वो किसने किया था, एंटोनिन प्रेंटल ने इसकी डिस्कवरी की थी। और कब की गई है, तो इसकी डिस्कवरी 1864 के अंदर की गई है। ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे, सबसे पहले इसको आविष्कार जो किया गया था, इसकी डिस्कवरी की गई थी या इसका इन्वेंशन किया गया था, वो किसके लिए किया गया था कि मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए इस मशीन का जो है वो किया गया था। इसमें दो प्रकार के जो फोर्स है वो आपके यूज में आते हैं। कितने फोर्स यूज में आते हैं, दो प्रकार के जो फोर्स है वो यूज में आते हैं। टू फोर्स, पीटल, और सेंट्रीफ्यूगल। फोर्स, ये दो फोर्स हैं। अब इसका मतलब है कि कोई भी मोटर, जो यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है और वो इसको रोटेट करती है और इनके ऊपर क्या डला, वो टेस्ट ट्यूब जो है वो इस प्रकार से डली हुई है इनके अंदर यहाँ पर, और ये क्या होती हो, रोटेट होती हो अपने एक्स के ऊपर, किसी मोटर की सहायता से रोटेट होती हो। तो इसमें दो प्रकार के जो फोर्स है वो देखने को मिलते हैं। एक सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कि जो फोर्स है वो क्या करता है, अंदर की तरफ लगता है। कहाँ की तरफ लगता है, अंदर की तरफ, राउंड से सेंटर की ओर लगने वाला जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल होता है। केंद्र की ओर लगने वाला फोर्स, जबकि ये केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला फोर्स, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला फोर्स है ये। ठीक है, तो दो इसमें फोर्स काम आते हैं। इसके अलावा 1869 के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड की खोज की गई थी, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की गई थी, किसमें से, डब्ल्यूबीसी में से, डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं में से की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये, फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा की गई थी। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज है वो फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा की गई। वो किसके द्वारा की गई थी, सेंट्रीफ्यूज के द्वारा ही की गई थी। इसके बाद में अगर 1925 में आप देखोगे, 1925, इसके अंदर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है उसकी डिस्कवरी की गई थी। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की डिस्कवरी की गई थी।
किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर स्वेडबर्ग के द्वारा की गई थी। और इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि राइबोसोम जो होते हैं वो राइबोसोम किस आधार पे उनको जो नंबरिंग दी गई है, उनका वेट के आधार पर नंबरिंग दी गई है, सेडिमेंटेशन जो रेट है, उनकी दर है, उनके आधार पर अपन राइबोसोम को जो जानते हैं कि राइबोसोम जो है वो 70S होते हैं और एक होता है 80S। यूकैरियोटिक में 80S और प्रोकैरियोटिक में 70S। 70S को भी उन्होंने दो प्रकार में डिवाइड किया कि यहाँ पर 30S और 50S। यहाँ पर आप देखोगे 40S और 60S। ये S जो है वो क्या है? स्वेडबर्ग एक यूनिट है जो सेडिमेंटेशन दर को दर्शाती है। तो ये इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? ये सेंट्रीफ्यूज से रिलेटेड कुछ विशेषताएं हैं जो अपन ने इसके डिस्कस किया है। आगे अपन देखेंगे सेकेंड पॉइंट। देखो सेकेंड पॉइंट में आप यहां पर देखोगे विच टेक्निक इज यूज्ड टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। किसी डीएनए सीक्वेंस की एम्पलीफाई, उनकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए अपन देखेंगे डीएनए की या जीन एम्पलीफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए आप किसका यूज में लेते हो? तो यहाँ पर पीसीआर का यूज में लेते हो। पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जीन एम्पलीफिकेशन के लिए यूज में ली जाती है। जीन की मल्टीपल कॉपीज, जीन या डीएनए की कॉपीज बनाने, मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। इसकी बात करें अपन पीसीआर की डिस्कवरी ना कहकर अपन इन्वेंट कह सकते हो। किसके द्वारा किया गया था? कैरी मूलस के द्वारा। कैरी मूलस के द्वारा 1983 के आसपास में इसकी डिस्कवरी या इसका इन्वेंशन किया गया था। कैरी मूलस ने बताया कि यह एक ऐसा मेथड है जिसमें हाई टेम्परेचर के ऊपर थर्मो स्टेबल टेक्निक है। मतलब इसमें यूज आने वाले जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर अपनी रिएक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें कौन से एंजाइम्स जो हैं वो यूज में आते हैं। इनमें खास तौर से डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको यूज में लिया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज में मुख्य रूप से जो एंजाइम यूज में आता है टैक डीएनए पॉलीमरेज। टैक डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको यूज में लिया जाता है, जो किससे प्राप्त किया जाता है? बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। किससे किया गया है? थर्मस एक्वेटिकस से। थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त किया गया है। इसके अलावा एक और अगर आप देखोगे, एक तो आता है PFU और एक आता है वेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये भी एक एंजाइम है जो PFU डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है और एक वेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये भी क्या होता है? पीसीआर के अंदर यूज में लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा चुका है। पायरोकोकस फ्यूरियोसस के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। थर्मोकोकस लिटोरेलिस से प्राप्त किया जाता है। तो कॉमन चीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज कौन सा आता है? इन डीएनए जो पॉलीमरेज है इनकी एक बड़ी विशेषता होती है कि इनके अंदर एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी जो है, जैसे इसमें जो प्रूफ रीडिंग होती है दो प्रकार की होती है। डीएनए प्रूफ रीडिंग कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है 5' to 3', एक होती है
3 प्राइम टू 5 प्राइम। इन प्रूफ रीडिंग क्या कहते हैं? एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें कौन सी प्रकार की प्रूफ रीडिंग देखने को मिलती है? ठीक है, तो इनमें से ये जो प्रूफ रीडिंग है ये देखने को नहीं मिलती है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्रूफ रीडिंग जो है वो देखने को नहीं मिलती है, ये आपको याद रखना है। और ये टैग डीएनए पॉलीमरेज हो गया। इसकी जो रिएक्शन है, पीसीआर की जो रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर परफॉर्म की जाती है। एक इसका नाम भी है, पीसीआर को मोलिकुलर फोटोकॉपी के नाम से भी जाना जाता है। मोलिकुलर फोटोकॉपी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये किसकी फोटोकॉपी करती है? डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना देती है। इसमें ये जो स्टेप है वो कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है? 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? हाई टेम्परेचर होता है, जिसमें से 94 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है टेम्परेचर। उसे क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन स्टेज कहा जाता है। सेकंड में आप क्या करते हो? प्राइमर को जोड़ते हो, और जब प्राइमर को जोड़ते हो तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? लो करोगे। तो यहाँ पर लगभग 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। थर्ड स्टेज में जहाँ आप देखोगे वहाँ पर क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस, मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाएगी, डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो उसमें लगभग 74 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है। तो ये क्या होता है? इससे रिलेटेड टेम्परेचर होते हैं। तो आपको ये पीसीआर से संबंधित कभी क्वेश्चंस पूछे जाए तो आई थिंक आपको मोस्टली कवर हो गया है कि पीसीआर से रिलेटेड आप आराम से इसको कर पाओगे। इससे रिलेटेड और कोई इसमें है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये आप लोग छोटी छोटी चीज़ें सभी नोट कर लेना भैया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज द प्राइमर या प्राइमरी पर्पज ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मुख्य जो पर्पज है बायोलॉजिकल में वो क्या है? ठीक है ना, रिसर्च में क्या है? तो किसी भी चीज़ की अपन क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। किसके आधार पर? एब्जॉर्बेंस के आधार पर। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, मेजरिंग टेम्परेचर, इसका तो मतलब ही नहीं है, एनालिसिस सेल स्ट्रक्चर, और मेजरिंग द लाइट एब्जॉर्बेंस। लाइट एब्जॉर्बेंस के आधार पर किसी सॉल्यूशन में उपस्थित जो कण है, सेल्स है, उनकी कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं, उनकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। किसके आधार पर? एब्जॉर्बेंस के आधार पर, ए के आधार पर। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस, पहली चीज तो एब्जॉर्बेंस कहते किसे हैं? जैसे यहां पर अपन देखोगे, आपने सैंपल जो है इसमें क्या डाला है? लिक्विड डाला है, ये आपका सैंपल है। इसे क्या बोलते हैं? क्यूवेट बोलते हैं। क्यूवेट के अंदर आपने सैंपल डाला है। इसमें से इधर मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है वो लाइट यहां से आप डालोगे। ये लाइट का क्या है? सोर्स है। और यहाँ पर क्या लगे होते हैं? फिल्टर लगे होते हैं। इनमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट जब आप डालोगे तो कुछ लाइट जो है वो यहाँ से टकरा कर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से, और कुछ लाइट जो है वो सीधी निकल जाएगी, और कुछ लाइट जो है यहाँ से अपन देखेंगे क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। समझ लो, मतलब कुछ लाइट ही आगे निकलेगी, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जो लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है उसे क्या बोल रहे हैं अपन? एब्जॉर्बेंस बोल रहे हैं। इसका मतलब एब्जॉर्बेंस कितनी होगी? जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन होंगे, जितने ज़्यादा कण होंगे, उतनी ही एब्जॉर्बेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितने कंसंट्रेशन कम होगी किसी सॉल्यूशन की, उतनी ही एब्जॉर्बेंस क्या होगी? कम होगी। ये हमेशा जो, अगर एब्जॉर्बेंस की अपन बात करें कि एब्जॉर्बेंस कितनी हो सकती है किसी लाइट की, किसी सॉल्यूशन की, तो 0.15 एब्जॉर्बेंस से लेकर 1.0 तक हो सकती है। एक एब्जॉर्बेंस इसकी मैक्सिमम होती है। जैसे कभी आपसे पूछा जाए डीएनए की एब्जॉर्बेंस निकालनी है आपको, डीएनए की एब्जॉर्बेंस यदि निकालोगे तो कौन सी लाइट आप यूज में लोगे? कौन सी लाइट यूज में लोगे? तो यूवी लाइट 260 नैनोमीटर। डीएनए की एब्जॉर्बेंस या आरएनए की जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड की
एब्जॉर्बेंस ज्ञात करने के लिए कौन सी लाइट यूज में लेते हो, तो अल्ट्रावायलेट 260 नैनोमीटर की लाइट जो है वो मोस्टली यूज में ली जाती है। अब अपन देखेंगे अगर एब्जॉर्बेंस बराबर कितनी आई है 1.0, एक एब्जॉर्बेंस आई है, तो इस सॉल्यूशन में डीएनए की मात्रा कितनी होगी, डीएनए की मात्रा कितनी होगी, तो यहां पर 50 माइक्रोग्राम पर ml कितनी होगी। अगर डीएनए के सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस 1 आती है, दैट मीन्स कि उसमें सॉल्यूशन के अंदर डीएनए कितना प्रेजेंट है, 50 माइक्रोग्राम पर ml के हिसाब से प्रेजेंट है। यहां पर सेम इसी प्रकार से यदि एक एब्जॉर्बेंस आरएनए की आती है, ये किसकी है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यदि एक एब्जॉर्बेंस आरएनए के आते हैं, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो आरएनए के अंदर मात्रा कितनी होगी आरएनए की, तो आप कहोगे 40 माइक्रोग्राम पर ml इसकी मात्रा रहने की संभावना रहती है। इस आधार पर आप क्या कर सकते हो, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित बायोमोलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज्ञात कर सकते हो। तो ये इसका एक बेस्ट मेथड है। रीडिंग हुई कि सब कुछ हो गया, चलो इसके समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। एब्जॉर्बेंस देखो, एक तो ये जो एब्जॉर्ब हुई है वो तो क्या है, एब्जॉर्बेंस है, और जो ये आगे निकली है ये क्या है, ट्रांसमिशन है। ये क्या है, ट्रांसमिशन है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन और एब्जॉर्बेंस जस्ट एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ट्रांसमिशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही एब्जॉर्बेंस क्या होगी, कम होगी। एब्जॉर्बेंस कम होगी, दैट मीन्स ट्रांसमिशन उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। अगर एब्जॉर्बेंस किसी सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रांसमिशन उतनी ही कम होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आप देखोगे 4 नंबर में, विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन इन ए सैंपल। किसी सैंपल के अंदर आप एक पर्टिकुलर प्रोटीन को आप डिटेक्ट करना चाहते हो यूजिंग एंटीबॉडीज, किसी एंटीबॉडी की सहायता लेकर, तो उसे क्या कहेंगे अपन। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, फ्लो साइटोमेट्री, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और पीसीआर और आरएनए सीक्वेंसिंग। अब उसे क्या कहेंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। किसी भी यहाँ पर जो प्रोब है, प्रोब की सहायता से, प्रोब की सहायता से, प्रोब क्या है यहाँ पर, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसका काम कर रही है, यहाँ पर एक प्रोब के रूप में काम कर रही है। इसमें ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए काम आती है। सेम इसी प्रकार से सॉर्थर्न ब्लॉटिंग, अगर सॉर्थर्न ब्लॉटिंग पूछी जाए किसके डिटेक्ट करने के लिए काम आती है, तो डीएनए की पहचान करने के लिए सॉर्थर्न ब्लॉटिंग काम आती है। सेम इसी प्रकार से नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, जो किसी सैंपल में आरएनए की पहचान करने के लिए काम आती है। इन दोनों के अंदर जो प्रोब होते हैं वो क्या हो सकते हैं, मोस्टली डीएनए या आरएनए हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर रहे हो, किसी प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, तो उसके रूप में, प्रोब के रूप में आप क्या यूज में लोगे, यहाँ पर एंटीबॉडी। अब आप पूछोगे कि प्रोब क्या चीज़ है, तो प्रोब किसी भी सीक्वेंस की नॉन जो सीक्वेंस है उसे क्या बोलेंगे, प्रोब बोलेंगे। मतलब कोई भी ऐसी सीक्वेंस जो पहले से आपको पता हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको आपको पहले से उसका पूरा नॉलेज हो, उसकी सीक्वेंस का नॉलेज हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। प्रोब मोस्टली यूज में आता है डीएनए के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में, डीएनए के रेफरेंस में। डीएनए की वह सीक्वेंस जिसके ऊपर उपस्थित ए टी टी सी जी जी सी जी ए टी, इनकी सीक्वेंस पहले से क्या हो,
ज्ञात हो, डीएनए की वह सीक्वेंस जो आपने लेबोरेटरी में तैयार किया हो लेकिन उसकी सीक्वेंस आपको पहले से नोन हो, ऐसी डीएनए सीक्वेंस क्या कहलाती है? प्रोब कहलाती है। प्रोब का यूज हमेशा किसी विशेष प्रकार के जेनेटिक मटेरियल की लोकेशन, जीन की लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। तो ये हो गया प्रोब। तो इसका मतलब अब एंटीबॉडी की सहायता से प्रोटीन को पहचानना है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? वेस्टर्न ब्लोटिंग इसका राइट आंसर आएगा। देखो अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहां पर 5 नंबर, विच बायोलॉजिकल टूल इज यूज फॉर हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग। अधिक रिजोल्यूशन के साथ में आप किसी की इमेज तैयार करना चाहते हो, देखना चाहते हो ऑफ स्पेसिमेन, किसी स्पेसिमेन की विद ऑप्टिकल स्कैनिंग कैपेसिटी। ऑप्टिकल स्कैनिंग सेक्शनिंग है ना, ऑप्टिकल सेक्शनिंग करने के लिए काम आते हैं। तो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज में आती है? कॉनफोकल माइक्रोस्कोप जो है वो मोस्टली यूज में लिया जाता है। कॉनफोकल माइक्रोस्कोप के नाम से है कॉनफोकल। कॉनफोकल का मतलब है कि किसी लेजर लाइट जो इसमें यूज में आती है, लेजर लाइट, इसमें क्या होता है? एक पिन का होल लगा होता है, ये छोटा सा होल लगा होता है, यहाँ पर लाइट का सोर्स होता है, इनमें से जो लाइट होती है वो टकराती है और इधर आ जाती है। एक पर्टिकुलर लाइट जो है वो ही क्या करती है? इससे गुजर सकती है। सेम इसी प्रकार से जब ये लाइट जो नीचे आएगी और यहाँ पे आपने सैंपल रखा है, इसे टकरा कर क्या करेगी? वापस जाएगी। यहाँ से टकरा कर सभी लाइट जो है यहाँ से क्या होती है? वापस जाती है। और जब ये लाइट वापस जाती है तो यहाँ पर वापस क्या लगा होता है? एक पर्टिकुलर होल लगा होता है, पिन होल। इसमें से केवल एक ही लाइट है वो आगे गुजर पाती है, और एक ही लाइट गुजर पाती है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर जहाँ गिरी थी उसी की क्या बनाएगी? यहाँ पर इमेज बनाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कोन फोकल। एक पर्टिकुलर जगह की पर्टिकुलर इमेज बनाता है। तो आप क्या करते हो? पूरे सतह को आप स्कैन करते हो, इससे पूरे सतह के ऊपर जगह जगह की आप क्या करते हो? इसकी इमेज तैयार करते हो, और सभी इमेज को जोड़कर एक बड़ी इमेज है, अच्छी क्वालिटी की बन सकती है। इसमें खास तौर से कौन सी इमेज बनती है? तो आप कहोगे 3D इमेज। 3D इमेज जो है वो तैयार की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्कैनिंग की जाती है, जो सैंपल है उसकी स्कैनिंग की जाती है। इसका दूसरा नाम अगर अपन देखेंगे CLSM, CLSM के नाम से भी जाना जाता है, कॉन फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी। तो इस नाम से भी इसे जाना जाता है, और हाई क्वालिटी की क्या करता है? इमेज डेवलप करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मतलब हाई क्वालिटी की इमेज डेवलप करने के लिए और 3D इमेज बनाने के लिए मोस्टली यूज में लिया जाता है इसे। आगे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो, विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट DNA फ्रेगमेंट ऑन द बेस ऑफ देयर साइज। किसी DNA के छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट हैं उनकी साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए कौन सी टेक्निक आप यूज में लेते हो? ये हमेशा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका राइट आंसर आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक तो अपन देखते हैं इसकी डिस्कवरी, जो किसने किया था? अर्न टाइसेलियस। अर्न टाइसेलियस 1930। 1930 के अंदर इसकी डिस्कवरी की गई थी। काम क्या आता है? तो आप कहोगे DNA के फ्रेगमेंट को उनकी साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए काम आती है। इसमें जेल भरी होती है। जेल जो है वो किसकी बनी होती है? एग्रोज की। एग्रोज की जेल बनी होती है। यदि DNA के
आरएनए के बड़े फ्रेगमेंट्स, बड़े पार्ट्स को, बड़े फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है तो कौन सी जेल यूज में आती है? एग्रोज जेल यूज में ली जाती है, ठीक है ना, बड़े खंडों को यूज करने के लिए। अगर आपको स्मॉल खंड बायोमोलिक्यूल सेपरेट करने हो, जैसे प्रोटीन्स, यदि प्रोटीन या डीएनए के छोटे फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना हो तो पॉली एक्रिल एमाइड जेल को क्या किया जाता है? यूज लिया जाता है। तो ये प्रोटीन के लिए खासतौर से, या छोटे साइज के डीएनए को सेपरेट कर सकते हो। एग्रोज खासतौर से बड़े साइज के डीएनए को सेपरेट करने के लिए यूज में ली जाती है, ठीक है। आगे अपन देखेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज आप यूज में लेते हो, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो सभी की पढ़ी हुई है पहले से कि एक इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इस प्रकार की एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। इसके अंदर ये जो जेल है वो किसकी बनी है? एग्रोज की बनी है। इसके ऊपर की तरफ कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोड लगा होता है, और जबकि नीचे की तरफ देखोगे तो कौन सा चार्ज है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। यहाँ पर आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे। यहाँ पर ये जो वेल है, इन्हें क्या बोलते हैं? वेल बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? डीएनए का सैंपल है वो लोड किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? डीएनए प्लस डाई। डाई कौन सी यूज में लेते हो? ETBr, इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो मोस्टली यूज में ली जाती है। और इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो किसकी प्रेजेंस में आप देख पाओगे? ये किसके रूप में काम करता है? एक्ट एज ए इंटरकैलेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच, बेस जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, उनके बीच के अंदर जाके इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? फंस जाते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। इंटरकैलेटिंग एजेंट आप डीएनए की प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस के कारण से देख पाते हो? इथिडियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में। इथिडियम ब्रोमाइड जो है यूवी लाइट की उपस्थिति के अंदर देखा जाता है। और कौन सा कलर देता है? ये ऑरेंज जो कलर है वो दिखाई देता है। जहां जहां ऑरेंज कलर आपको दिखाई देगा यहाँ पर इस प्रकार से, इनके वहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए के खंड है वो प्रेजेंट क्यों होते हैं? क्यों? इथिडियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में ही आप क्या देख पाते हो? इनको खंडों को देख पाते हो। ये जो जहाँ डीएनए के खंड प्रेजेंट है उन्हें अपन क्या कहते हैं? बैंड्स। यहाँ पर डीएनए बैंड है। ये किसकी प्रेजेंस में देख पा रहे हो? यहाँ पर इथिडियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से इसमें सैंपल क्या करते हैं? लोडिंग करते हैं। और डीएनए जो है वो क्या करते हैं? अपने नेगेटिव चार्ज, डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। डीएनए अपने नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कहाँ मूव करेगा? तो पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या करता है? डीएनए मूव करता है। डीएनए के जो छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं, ये छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं वो स्लो मूव करते हैं। तो सबसे बड़े जो फ्रेगमेंट है वो ऊपर रह जाएंगे, तो अपने साइज के अकॉर्डिंग ये सेपरेट हो जाते हैं। ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वोल्टेज की अपन बात कर रहे थे, तो इसमें खास तौर से 80 से 120 वोल्टेज। एग्रोज की बात करेंगे तो यहाँ पर 80 से 120 वोल्टेज जो है वो यूज में लिया जाता है। यदि आपको प्रोटीन सेपरेट करनी हो तो 100 से 135 वोल्टेज यूज में लिया जाता है। जितने ज़्यादा सोर्स डीएनए होंगे, जितनी ज़्यादा छोटी साइज होगी किसी मॉलिक्यूल की, जैसे प्रोटीन की, उतना ही वोल्टेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर डीएनए की साइज बड़ी है, मॉलिक्यूल की साइज बड़ी है, उतना ही टेम्परेचर, मतलब आपको लाइट जो है वोल्टेज वो कम करना पड़ेगा। जैसे अगर एग्रोज के अंदर डीएनए की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, लार्ज डीएनए है, तो इससे भी आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जैसे 50 से 75। बड़ा डीएनए, लार्ज डीएनए। यदि लार्ज और भी डीएनए हो तो आपको 50 से 75 वोल्टेज तक भी आपको स्लो करना पड़ सकता है इलेक्ट्रिसिटी को।
ठीक है, तो ये इसका मेथड है। इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए को उनकी चार्ज और उनकी साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर पाते हैं। डीएनए नेगेटिव मॉलिक्यूल होने के कारण से पॉजिटिव की ओर मूवमेंट करते हैं। और कैसे मूवमेंट करते हैं, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं, जबकि लार्ज बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लो मूवमेंट करते हैं। तो उनको आधार पे अपन पहचान किसके आधार पे पाते हैं कि आपने जो डीएनए सैंपल डाला उसमें इथिडियम ब्रोमाइड डाला है। इथिडियम ब्रोमाइड जो है एक कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट है, इंटरकैलेटिंग एजेंट है, डीएनए के अंदर म्यूटेशन करता है, लेकिन इंटरकैलेटिंग एजेंट होने के कारण से क्या करता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फंस जाता है। और इनको देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड डाई को अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में देखा जाता है। कौन सा कलर देता है, तो ऑरेंज कलर देता है। ये किससे संबंधित होगी, आपकी एग्रोथ से रिलेटेड पूरी चीजें हो गई। आगे अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये आप लोग उतार लेना। 7 नंबर क्वेश्चन, विच बायोलॉजिकल टूल इज यूज हाई प्रेशर सैचुरेटेड स्टीम टू स्टेरिलाइज इक्विपमेंट एंड मीडिया। वह टेक्निक जिसमें हाई टेम्परेचर स्टीम भाप का यूज में लिया जाता हो कल्चर मीडिया को स्टेरिलाइज करने के लिए, बैक्टीरिया वायरस सूक्ष्म जीवों रहित करने के लिए, या कोई भी इक्विपमेंट जो टूल्स आप यूज में ले रहे हो प्रैक्टिकल के लिए उन सभी को स्टेरिलाइज करने के लिए। तो कौन सा यूज में आता है, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव यूज में आता है। ऑटोक्लेव में टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर तो 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। प्रेशर जो स्टीम है, भाप जो बनेगी, उस भाप का स्टीम का जो प्रेशर होगा, स्टीम प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, तो यहां पर अपन देखेंगे स्टीम का जो प्रेशर होगा वो आपका होता है इसमें 15 psi, 15 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसे क्या बोलते हैं, पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड पर स्क्वायर इंच के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर होता है उसे क्या बोलते हैं, पीएसआई बोलते हैं। तो कितना प्रेशर होता है इसमें, 15 psi रखा जाता है। लगभग ये प्रेशर जो है वो कितनी देर के लिए रखा जाता है, तो एवरेज 20 मिनट से 30 मिनट के आसपास इसको रखा जाता है। और इतनी स्टीम के अंदर क्या होता है कि जो भी कल्चर मीडियम आपने इसके अंदर रखे हैं, ऑटोक्लेव के अंदर रखा है, ये ऑटोक्लेव है, इस ऑटोक्लेव के अंदर एक टैंक होता है। इस टैंक में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं और चारों तरफ यहाँ पे क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। और यहाँ पर एक रोड लगी होती है, हीटर लगा होता है और यहाँ से गर्म होने के कारण से भाप जो है वो ऊपर की तरफ निकलती है, चारों तरफ सर्कुलेट होती है। और यहाँ पे आपने क्या रखे हैं, सामान आपने जो है वो कल्चर मीडियम का रखा है, ये आपने कल्चर मीडियम का सामान रखा है और ये भाप जो है वो यहाँ पर होती रहती है। इसके ऊपर एक मीटर लगा होता है जो आप इसको क्या बताता है, आपको प्रेशर बताता है और इसका टेम्परेचर बताता है। तो ये इसे क्या बोलते हैं, ऑटोक्लेव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखो, विच टेक्निक अलाउ फॉर डिटेक्शन एंड एम्प्लीफिकेशन, डिटेक्शन करने के लिए और एम्प्लीफिकेशन ऑफ प्रोटीन यूजिंग द एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को यूज में लेते हुए किसी भी डिटेक्ट करना चाहते हो, किसी की मात्रा ज्ञात करना चाहते हो, किसी एंटीजन के आपके ब्लड में है, कोई एंटीजन है, किसी सैंपल में कोई एंटीबॉडी है, उसकी आप मात्रा ज्ञात करना चाहते हो, उसको पहचानना चाहते हो किसी एंटीबॉडी की सहायता से, तो कौन सा मेथड है, तो सीधा सा है एलिजा मेथड है। इसका नाम से ही है, पूरा क्वेश्चन तो उसी में दे दिया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मोस्टली जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए सीरम या ब्लड के अंदर यूज में ली जाने वाली एक टेक्निक है, जिसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो HIV की भी डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। इसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो यूज में ली जाती है। टेक्निक है वो PG वाली बुक में आपने पढ़ा होगा, कॉमन टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में, which tool is used to analyze the physical and chemical characteristics of cell or particular fluid stream।
वह टूल जिसका यूज जो है फिजिकल किसी की भौतिक और केमिकल संरचना ज्ञात करने के या करैक्टर ज्ञात करने के लिए यूज में जाता है। किसी सेल या किसी पर्टिकुलर फ्लूइड, मतलब किसी कोई पदार्थ है, किसी पानी के अंदर घुला हुआ है, कि लिक्विड के अंदर घुला हुआ है, उसमें आप उसकी मात्रा ज्ञात करना चाहते हो, उनकी कंसंट्रेशन ज्ञात करना चाहते हो, तो कौन सी टेक्निक जो है वो यूज में ली जाती है। तो इसमें माइक्रोस्कोपी, फ्लो साइटोमेट्री, माइक्रोटोन और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। फ्लो साइटोमेट्री जो होती है वो इनकी सेल्स की जो कंसंट्रेशन है, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, कल्चर मीडियम हो, लिक्विड सस्पेंशन कल्चर मीडियम है, उसके अंदर अगर आपको किसी की मात्रा, किसी की क्वांटिटी ज्ञात करनी हो, कि कंसंट्रेशन ज्ञात करनी हो, तो कौन सी टेक्निक यूज में आती है, फ्लो साइटोमेट्री जो है वो मोस्टली यूज में ली जाती है। देखो आगे आप देखोगे 10 नंबर में, What is the process by which cells are grow and maintain in artificial environment for experiment research? ठीक है ना, वह प्रोसेस जिसके द्वारा आप सेल्स को कल्चर करते हो, लगातार मेंटेन करते हो इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, मतलब लैब में कह सकते हो, वेसल्स में कह सकते हो, कल्चर ट्यूब में कह सकते हो, इनमें आप मेंटेन करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, सेल कल्चर के नाम से जाना जाता है। जो सेल प्लांट टिश्यू कल्चर अपन पढ़ते हैं, चाहे प्लांट के अंदर हो, चाहे एनिमल टिश्यू कल्चर एनिमल के अंदर हो, तो ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गन बनाने के लिए तो अपन सेल कल्चर को यूज में लिया जाता है। ये कॉमन मेथड आज का। आगे आप देखोगे 11 नंबर, विच टेक्निक इज यूज टू एनालाइजिंग द ट्रांसक्रिप्टोम। ट्रांसक्रिप्टोम किसे कहते हैं, किसी सेल में टोटल आरएनए, कौन सा, एमआरएनए की मात्रा, ठीक है ना, किसी सेल में टोटल एमआरएनए की मात्रा, मतलब जितने भी जीन एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितने जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। जीन अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं उसका मतलब क्या होता है कि किसी डीएनए से एमआरएनए बनाया जाएगा। जीन एक्सप्रेस का मतलब है किसी डीएनए से एमआरएनए बनाया जाएगा, और एमआरएनए का जो कलेक्शन है एक साथ में, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम का मतलब हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन से बनी हुई जो प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्टोन हो गया, एक साथ में बहुत सारे डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है वो देखने को मिल सकती है अपने को। प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू जीन एक्सप्रेशन, और ये अपने को क्या सूचना दे सकती है, जीन एक्सप्रेशन की सूचना दे सकती है, और उन जीन को अपन कैसे रेगुलेट कर सकते हैं उनकी सूचनाएं देता है। तो कौन सा मेथड के द्वारा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, पीसीआर, आरएनए सीक्वेंसिंग। आरएनए सीक्वेंसिंग के द्वारा अपन ये देख सकते हैं कितने जीन है वहाँ पर एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से जीन में क्या सीक्वेंसिंग है, कौन से जीन को कैसे आप रेगुलेट कर पाते हो, कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, उन सबको किसके द्वारा देख सकते हो आप, जो आरएनए सीक्वेंसिंग है उसके द्वारा आप चेक कर सकते हो। देखो 12 नंबर में आप देखोगे, विच टूल इज यूज टू कट एक्सट्रीमली थिन सेक्शन। कोई भी आपकी एक स्टेम है आपके साथ में, यहाँ पर आप इसको कट करते हो पतली ब्लेड की सहायता से, अपन नॉर्मल कट करते हैं यहाँ से, और इसकी एक स्लाइस निकालते हैं यहाँ पर, सेक्शन कटिंग करके यहाँ से अपन ने निकाला है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन एकदम थिन जिसको अपन आराम से पहचान सकते हैं इनके अंदर क्या क्या सिस्टम पाया जाता है। तो स्पेसिमेन को पतले से पतला काटने के लिए और माइक्रोस्कोप में देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो टेक्निक यूज में ली जाती है, तो सीधा से है माइक्रोटोन। कहाँ पे है इसमें, माइक्रोटोन।